गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बात कर रहे हैं इकोसिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक की, न्यूट्रिएंट साइकिल की। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जिससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है उसी चीज, उस कंपोनेंट को बोलते हैं न्यूट्रिएंट। द सब्सटेंस विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं। इकोसिस्टम में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए है? हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। किस लिए? ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने बॉडी की वेरियस फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। किस चीज के लिए? फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ बॉडी के अदर एक्टिविटीज करने के लिए। ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स बहुत तरह के हो सकते हैं। नाइट्रोजन हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, एटीसी, बहुत सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। अच्छा, एक वर्ड आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेज। आपको ये दो वर्ड पढ़ा चुके हैं, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या था? किसी भी समय किसी भी जगह पे पाए, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले बायोमास को स्टैंडिंग क्रॉप कहते थे। टोटल बायोमास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का बायोमास को उस समय स्टैंडिंग क्रॉप बोलते थे। और स्टैंडिंग स्टेट किसे कहते हैं? किसी भी समय में किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले, सॉइल में पाए जाने वाले, पर्टिकुलर एरिया की सॉइल में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट। तो आपकी बुक ने क्या लिखा है? आपका लिखा है प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम। क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कितना अमाउंट प्रेजेंट है? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसकी डिफिनेशन क्या लिख रही है आपकी बुक? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट। कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है? कहां प्रेजेंट है? सॉइल में। तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल, इन द सॉइल एट गिवन टाइम। किसी गिवन टाइम में सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसे उसका स्टैंडिंग स्टेट के नाम से जानते हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एट गिवन टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। और यहां पर न्यूट्रिएंट की जगह में हम चेंज कर बायोमास कर दें तो बन जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट में क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट करते हैं ना। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, कुछ भी हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स कोई भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कभी भी लॉस नहीं होते। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, नियम याद है आपको? लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स कभी भी लॉस नहीं हो सकते, नेवर डिस्ट्रॉय, नेवर लॉस। कभी भी न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होते हैं इकोसिस्टम से, बल्कि क्या होते हैं? रिसाइकल्ड होते हैं। इनकी साइकिलिंग चलती रहती है और वापस से साइकिल होकर न्यूट्रिएंट्स जहां के जहां इकोसिस्टम से इकोसिस्टम में आ जाते हैं। तो नेवर लॉस फ्रॉम इकोसिस्टम। कभी भी इकोसिस्टम से, कभी भी न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम से लॉस नहीं करते, बल्कि क्या होते रहते हैं? रिसाइकल्ड होते रहते हैं। जहां से चले वहां से वापस लौट कर वहां जाते हैं, रिसाइकल्ड होते हैं। रिसाइकल्ड हो जाएंगे, रिसाइकलिंग हो जाएगी इनकी। तो रिसाइकलिंग करते रहते हैं, याद रखिएगा। तो न्यूट्रिएंट्स कभी लॉस नहीं करते, रिसाइकलिंग करते हैं, उनकी रिसाइकलिंग होती है। और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग को न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग को एक और नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग को एक और नाम से भी जानते हैं। वो नाम क्या है? बायो जियोकेमिकल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। कौन साइकिल? बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो का मतलब सबको पता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियो का मतलब मालूम कर लीजिए। जियो का मतलब यहां पर कुछ और नहीं है। जियो का मतलब होता है आपका सॉइल, रॉक जिसको कह सकते हैं, एयर और वाटर। तो बायो का मतलब यहां पर पूछा जाए तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जियो वर्ड का मतलब होता है रॉक, आपका वाटर, एयर, इसको कहते हैं जियो। तो जियो का मतलब था रॉक, वाटर, एयर।
तो बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग भी बोला जाए तो बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करें मतलब आपके न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का ही दूसरा नाम है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। केमिकल तो सब लोग जानते ही हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल एक ही है। इसमें किसका साइकिलिंग होगा? न्यूट्रिएंट्स का होगा। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से सकते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। इन सबका साइकिलिंग को कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। अब बात करते हैं और आगे, न्यूट्रिएंट साइकिल को कितने भाग किसी तरह की होती है? तो न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियोकेमिकल जो साइकिल है इसको दो भागों में बांट दिया गया, दो तरह की होती है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल दो तरह की होती है। कौन कौन सी दो तरह की, कौन कौन सी? तो नंबर 1 और नंबर 2 दो तरह की होती है। इनके नाम है गैसियस साइकिलिंग और गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और सेडिमेंट्री। दो तरह की होती है, गैसियस और सेडिमेंट्री। गैसियस होती है और सेडिमेंट्री होती है। नाम से मालूम चला गैसियस मतलब गैसियस स्टेज में होगी, और सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंटेड फॉर्म में होगी। गैसियस जो साइकिलिंग है इसका रिजर्वायर क्या होगा? गैसियस साइकिलिंग जो होगी, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल होगी, इसका रिजर्वायर कौन होगा? एटमॉस्फेयर होगा। एटमॉस्फेयर में रिजर्वायर होगा। इसका रिजर्वायर कहां होगा? एटमॉस्फेयर होगा। सेडिमेंट्री साइकिल होगी तो उसका रिजर्वायर कौन होगा? अर्थ क्रस्ट। सेडिमेंट्री कहां पर होगी? अर्थ क्रस्ट में सेडिमेंटेड होगी। अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट में होगी और ये एटमॉस्फेयर में होगी। डिफरेंस समझ में आ रहा? न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल दो तरह की हो सकती है, गैसियस साइकिल हो सकती है या फिर सेडिमेंट्री हो सकती है। गैसियस होगी तो एटमॉस्फेयर उसका रिजर्वायर होगा, सेडिमेंट्री होगी तो उसका रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट होगा, अर्थ क्रस्ट पे रिजर्वायर होगी। गैसियस साइकिलिंग किसकी किसकी होती है? कौन कौन से न्यूट्रिएंट गैसियस साइकिलिंग करते हैं? गैसियस साइकिलिंग करते हैं आपके कार्बन, नाइट्रोजन, इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। तो कार्बन, नाइट्रोजन किसके एग्जांपल है? कार्बन की साइकिल। आपसे कोई पूछे कार्बन साइकिल किसमें आएगा? कार्बन साइकिल आपका आएगा गैसियस साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल किसमें आएगा? नाइट्रोजन साइकिल भी आपका गैसियस साइकिल में आएगा। सेडिमेंट्री साइकिल के नाम बताइए। सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल कौन आएगी? सल्फर साइकिल। सल्फर की साइकिल जो है वो गैसियस साइकिल है। फास्फोरस साइकिल, तो फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस साइकिल। दूसरा है सल्फर साइकिल। तो सल्फर का साइकिल और फास्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं। कार्बन का साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल गैसियस साइकिल में आते हैं। जब भी गैसियस साइकिल चलेगी तो उसका रिजर्वायर कौन होगा? एटमॉस्फेयर होगा। सेडिमेंट्री साइकिल चलेगी तो उसका आपका रिजर्वायर कौन होगा? अर्थ क्रस्ट होगा ना, तो अर्थ क्रस्ट में होगा। अर्थ क्रस्ट, सॉरी क्रस्ट लिख गया है, अर्थ क्रस्ट। समझ में आ रही बात? अर्थ क्रस्ट में किसका रिजर्वायर होगा? अगर सेडिमेंट्री साइकिल चल रही तो उसका रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट में होगा। एग्जाम्पल, सल्फर साइकिल की बात ले ले एग्जाम्पल के तौर पे, हम सल्फर साइकिल को ले ले, फास्फोरस साइकिल को ले ले, तो इसका रिजर्वायर कहां है? अर्थ क्रस्ट है। अगर गैसियस साइकिल की बात करें तो कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इन सब का रिजर्वायर कहां है? एटमॉस्फेयर है। गैस के फॉर्म में होती है ये। अगले हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर का न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो कौन सा फैक्टर इससे इफेक्ट करता है? याद देखिएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या करते हैं? आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं उसको क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, बहुत तरह का इफेक्ट डालते हैं। कैसे इफेक्ट डालते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो आपके जैसे कि सॉइल है, ये सब कुछ है, सॉइल है, मॉइस्चर है, पीएच है, टेम्परेचर है, ये सभी क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिलीज को। रेट ऑफ रिसाइकलिंग को कौन कंट्रोल करता है? रेट ऑफ रिसाइकलिंग को कंट्रोल करते हैं। रिसाइकलिंग को कंट्रोल करते हैं। रेट ऑफ रिसाइकलिंग को कौन कंट्रोल करता है? रेट ऑफ रिसाइकलिंग को कौन कंट्रोल करता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर। कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं? सॉइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, इन सब की वजह से जल्दी जल्दी भी हो सकता है रिसाइकलिंग और स्लो भी हो सकता है। जैसे मॉइस्चर रहेगा जल्दी जल्दी रिसाइकलिंग हो जाएगा, नहीं रहेगा तो रिसाइकलिंग स्लो हो जाएगा।
तो टेम्परेचर का, मॉइस्चर का, सॉइल का, इन सभी का, पीएच का, इन्वायरमेंटल फैक्टर का रिसाइकलिंग पर इफेक्ट पड़ता है। स्लो और फास्ट रेट ऑफ रेगुलेशन इस बात पर डिसाइड होता है, जल्दी जल्दी रिसाइकलिंग होगी या स्लो मोशन पे रिसाइकलिंग होगी। कौन डिसाइड करते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं। जल्दी करो जल्दी कर देगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करते हैं। अब रिजर्वायर आपको मालूम चल गया, रिजर्वायर मतलब जहां बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो उसको रिजर्वायर कहते हैं। तो आपका गैसियस साइकिल का रिजर्वायर कहां पे होगा? एटमॉस्फेयर में। और सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वायर कहां होगा? रिजर्वायर जहां पे बहुत सारा आपके न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हो, अर्थ क्रस्ट में। रिजर्वायर का काम क्या है? द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर इज, इसका काम क्या है? इम्बैलेंस हो जाता है किसके बीच में? जब कभी इनफ्लक्स और इफ्लक्स के बीच में, इनफ्लक्स और इफ्लक्स के बीच में, इनफ्लक्स और एफ्लक्स के बीच में जब भी इम्बैलेंस हो जाएगा, जितना न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर में आया और जितना गया उसके बीच में इसके न्यूट्रिएंट्स कितने आए और कितने खर्च हुए, कितने वापस लौट कर गए, इनपुट और आउटपुट का समझ सकते हैं आप। तो जितना इनपुट और आउटपुट के बीच में जब भी बैलेंस गड़बड़ाएगा, इम्बैलेंस होगा, तो इस बैलेंस को करने के लिए, इनपुट और आउटपुट के बीच में बैलेंस करने का काम कौन करेगा? जब इसका बैलेंस गड़बड़ाएगा तो रिजर्वायर इसका काम करेगा। रिजर्वायर का काम क्या होता है? इट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द इनफ्लक्स और एफ्लक्स। तो रिजर्वायर का काम क्या है? रिजर्वायर का काम क्या है? मेंटेन द, क्या करना? मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स, इनफ्लक्स और इफ्लक्स के बीच में बैलेंस को मेंटेन करना, जिससे कि क्या होगा? जितना इन्वायरमेंटल में जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं और जितने वापस लौट कर जा रहे हैं, इसके बीच में बैलेंस बनाकर रखता है, मेंटेन करके रखता है। कौन? रिजर्वायर। गैसियस साइकिल का रिजर्वायर कहां होता है? एटमॉस्फेयर में। और सेडिमेंट्री साइकिल का अर्थ क्रस्ट में। तो हम पढ़ते हैं गैसियस साइकिल में आपको कौन कौन सा साइकिल पढ़ना है? कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10th में आप पढ़कर आए हैं अच्छे से। तो नाइट्रोजन साइकिल को आपने बहुत बार पढ़ा है, इसलिए नाइट्रोजन साइकिल आपके सिलेबस में यहाँ पर नहीं दिए। आगे के चैप्टर में आपको नाइट्रोजन साइकिल मिलेगी कहीं और। इस चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल गैस में नहीं दिया गया। इसमें आपको सिर्फ कौन साइकिल पढ़ाना है? इस चैप्टर में कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे हम। तो कार्बन साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कार्बन साइकिल क्या होती है, कैसी होती है, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल सेडिमेंट्री है या गैसियस साइकिल है? तो गैसियस साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल नहीं है। तो कार्बन साइकिल के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबको पता है कि कार्बन एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में जितनी भी कार्बन है, उसका 71% कार्बन कहां पर है? आपके ओशियन में, समुद्र में डिजॉल्व है। दुनिया में जितनी भी कार्बन है, ग्लोबल कार्बन जितनी भी धरती पर जितनी भी कार्बन है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी ग्लोबल कार्बन का 71% पार्ट कहां पर है? आपके ओशियन में। ओशियन में डिजॉल्व है, और ओशियन में डिजॉल्व होने की वजह से समुद्र में है, ओशियन में है 71%, इसलिए ओशियन को क्या माना गया है? ओशियन को रिजर्वायर माना गया है। किसका? ओशियन को कहा गया है ओशियन आर द रिजर्वायर ऑफ कार्बन। कार्बन का रिजर्वायर किसे कहते हैं? ओशियन का, समुद्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया में जितनी भी कार्बन का 71% पार्ट पानी में डिजॉल्व है, वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में पाया जाता है। बाकी की सारी 71% कार्बन डाइऑक्साइड कहां है? 71% कार्बन डिजॉल्व इन द वाटर, पानी में डिजॉल्व है, ओशियन में डिजॉल्व है 71%। इसलिए सबसे मेन रिजर्वायर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का? ओशियन, समुद्र है। आपको पता है कार्बन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। क्यों? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कांस्टेंट देखे इसकी बॉडी किससे मिलकर बनी है, तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होगा? वाटर होगा, सबको पता है। वाटर के बाद सेकंड नंबर में हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होगा? कार्बन होगा। तो हमारी बॉडी में सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बन होता है हमारी बॉडी में। सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट है हमारी बॉडी में वाटर के बाद कार्बन। और कार्बन कितना होता है हमारी बॉडी में? तो 49% हमारे बॉडी का ड्राई वेट जितना भी है,
49% ऑफ ड्राई वेट, हमारी बॉडी का ड्राई वेट जितना भी होगा, ड्राई वेट वेट समझते हैं ना। अभी हमारी बॉडी का वजन मान लो 70 किलो है, ये कौन सा वेट है? वेट वेट है। लेकिन मेरी बॉडी को सुखा दिया जाए पूरी तरह से धूप में रखकर, और सूख जाए, या पूरी तरह से सूख जाए, पानी खत्म हो जाए, कोई मर जाए कोई इंसान, और उसकी बॉडी को धूप में सुखा दो, पूरा पानी बाहर निकल जाए, एक भी पानी उसकी वाटर की एक बूंद भी उसके शरीर में ना बचे, तब समझ आना उस वेट को बोलते हैं ड्राई वेट। कोई सब्जी खरीद कर लाना, कोई पालक जानते हो ना, पालक या पालक की भाजी, पालक भाजी को लाना और उसका वजन करना 1 किलो होगी, उसको धूप में सुखा देना, जब पूरा पानी से सूख जाएगा तो उसका वेट करोगे तो कौन सा वेट बोलेंगे उसको? ड्राई वेट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट जब देखा जाए, उसके ड्राई वेट का लगभग 49% वेट किसकी वजह से होता है? कार्बन होता है। उसके बॉडी में 49% कार्बन होता है। लिखा है कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट का लगभग 49%, मतलब 50% ही मान लो, सीधे पकड़ लो। अगर हम जितने किलो के हैं उसका आधा वजन किसका है? इसका कार्बन की वजह से है ड्राई वेट में। तो ड्राई वेट, हमारे बॉडी का जितना भी ड्राई वेट होगा उसका आधा लगभग कार्बन की वजह से है। इसलिए कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्बन सबसे ज्यादा कहां पर है? ओशियन में। किस फॉर्म में है? समुद्र में, डिजॉल्व में। कितने परसेंट? 71% आपका कार्बन तो वहीं डिजॉल्व है। इसलिए समुद्र को, ओशियन को क्या बोला गया है? ओशियन को रिजर्वायर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। रिजर्वायर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। और आगे बात करते हैं, और कहां से कार्बन मिल सकती है? तो आपके जितने भी फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल भी कार्बन के अच्छे सोर्स है। फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं उनमें भी कार्बन होते हैं। इनको जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन निकलता है। तो फॉसिल फ्यूल में भी आपके क्या होता है? फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिजर्वायर ऑफ कार्बन। कार्बन के वो भी रिजर्वायर में ही आते हैं। तो कार्बन के रिजर्वायर कौन कौन से हो गए? कार्बन का रिजर्वायर, पहला रिजर्वायर तो आपका ओशियन है, फिर फॉसिल फ्यूल है, और कुछ एटमॉस्फेयर में भी है। तो एटमॉस्फेयर भी है, एटमॉस्फेयर में लेकिन बहुत कम होती है। एटमॉस्फेयर में भी कार्बन है। ये 3 जगह आपको कार्बन मिल सकती है, एटमॉस्फेयर में, ओशियन में और फॉसिल फ्यूल में। ये 3 जगह पे आपको देखने मिलती है। अब एस्टिमेटेड किया गया है कि 4 × 10⁻13 किलोग्राम, 4 × 10⁻13 किलोग्राम, इतना वजन का, इतना कार्बन, कितना? 4 × 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर। इतना कार्बन, इतने किलो कार्बन, कितने किलो? 4 × 10⁻13, मतलब 4 के आगे 13 जीरो लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, इतना वाला पढ़ लेना जितना भी है। इतने किलो, कितने किलो? इतने किलोग्राम। इसको छोटा लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन। इतने किलो कार्बन क्या होता है? बायोस्फीयर में फिक्स की जा रही है। फिक्स की जाती कौन सी घटना के दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान। जब हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं जब प्लांट हमारे, तो फोटोसिंथेसिस करने के दौरान कितने किलो आपके एब्जॉर्ब कर लेते हैं? इतने किलो कार्बन 1 साल में एब्जॉर्ब करते हैं। एनुअली, 1 साल की बात कर रहा है, एनुअल। 1 साल में प्लांट फोटोसिंथेसिस करके कितनी कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं? 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन। इतनी सारी कार्बन को फिक्स कर देते हैं 1 साल में, एनुअली। तो 1 साल में प्लांट इतने किलो कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को फिक्स कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। और इस तरह वो क्या होती है आपके मालूम से? बायोस्फीयर में कितनी कार्बन हर साल आती है एटमॉस्फेयर से? तो 1 साल में इतनी किलो कार्बन आपकी एटमॉस्फेयर से धरती तक आती है। किस फॉर्म में? फोटोसिंथेसिस के दौरान। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींचते हैं एटमॉस्फेयर से। कितना कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं? 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन। कितने साल में? 1 साल में, एनुअली, 1 साल में। और ध्यान से समझना, चार्ट बना के समझाते हैं, देखना इसको एक चार्ट के फॉर्म में समझाते हैं, साइकिल के फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है? आपका कार्बन है। कार्बन कहां पर है? एटमॉस्फेयर में। तो ये बाल लेते हैं, एटमॉस्फेयर बना देते हैं, एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर में कौन सी है? कार्बन गैस के फॉर्म में ऊपर में है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है कार्बन। अब हुआ क्या, प्लांट, यहाँ पर प्लांट लगे हुए थे, ग्रीन ग्रीन प्लांट लगा देते हैं, ये हरे हरे पौधे, ये हरे हरे पौधे लगे हुए हैं धरती पर, ग्रीनरी मेंटेन है, और ये हरे हरे पौधों ने धरती पर जो थे इन्होंने फोटोसिंथेसिस की नाम की प्रोसेस की, और फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस एब्जॉर्ब कर ली? कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया CO2 के फॉर्म में। एटमॉस्फेयर से पेड़ों ने कितने % कार्बन एब्जॉर्ब कर लेते, फिक्स कर लेते एक साल में? तो 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये पेड़। और ये पेड़ इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एक साल में एब्जॉर्ब कर लिए और ये प्लांट के शरीर में आ गई। अब प्लांट शरीर में कार्बन है, इसमें कार्बन बैठी हुई है, इसके शरीर में कार्बन है, ये रही कार्बन, ये रही कार्बन, और कार्बन से इसने बना लिया ग्लूकोज, बॉडी बना ली, बायोमास बना लिया। अब इसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इस पेड़ों को कोई जानवर आकर खा जाएगा, ये प्लांट्स जो है इसको कोई एनिमल आकर खा जाएगा, गाय भैंस बकरी कोई भी आया और पेड़ को खा गया, तो कार्बन किसके शरीर में चली गई? इस प्लांट के शरीर से एनिमल के शरीर में चली गई। या फिर दूसरा ऑप्शन है, प्लांट के शरीर में ही रही, प्लांट कभी ना कभी मरेगा, उसकी पेड़ की पत्तियां गिरेंगी, तने गिरेंगे, पेड़ सूखेगा गिरेगा, तो पेड़ की पत्तियां वगैरह गिरेंगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? कचरा इकट्ठा होगा, पेड़ की लीफ, फ्लावर, ये सब गिरेंगे, और इसके गिरने की वजह से क्या होगा? इनके गिरने की वजह से यहाँ पर जो इकट्ठा होगा कचरा, उसमें कौन आ जाएंगे? डेट्रीवोरस आ जाएंगे, उसमें कौन रहने लग जाएंगे? इसमें आपके बहुत सारे आपके डेट्रीवोरस ऑर्गेनिज्म रहने लगेंगे, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म रहने लगेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब आ जाएंगे। यहाँ पर बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह देते हैं सिंपल वर्ड में, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सड़ाकर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऊपर फेंक देंगे एटमॉस्फेयर में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? इस पेड़ को, सड़े हुए पेड़ की बॉडी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है, इस पेड़ को कौन खा गया? एनिमल खा गए। अब एनिमल खाए, एनिमल को पट्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? एनिमल क्या करेंगे? एक्सक्रीशन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, और इसकी पट्टी को भी कौन खा जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लेंगे, और इसकी पट्टी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाकर इसकी पट्टी को फिर एटमॉस्फेयर में बना देंगे, एक्सक्रीशन से फिर कार्बन गैस में उड़ा देंगे एटमॉस्फेयर में। या तीसरा ऑप्शन है, ये एनिमल की डेथ हो जाएगी, कभी ना कभी एनिमल मर जाएंगे, डेड कर जाएंगे, और डेथ हो जाएगी, तब भी इसकी डेथ होने के बाद भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सड़ाकर एटमॉस्फेयर में भेज देगा। तो डेड बॉडी ऑफ प्लांट या डेड बॉडी ऑफ एनिमल और एक्सक्रीशन इनका, इससे कौन सी गैस निकलेगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सड़ाकर डेट्रीवोरस ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देंगे।